Assalamualaikum students. So I think you all have uh, done with your entrance examination. So the questions that have appeared in your exam, तो आज हम उन questions को discuss करते हैं और उनके correct answers mark करते हैं ताकि आप लोग के लिए clear हो जाए कि exact correct answer क्या है questions का. So ये इस answers पर आप लोगों को नहीं जाना है क्योंकि ये answers किसी और student की booklet से लिए गए हैं questions. तो उसने ये मार्क कर रखे हैं आंसर्स, तो मैं करेक्ट आंसर्स अपने पास से मार्क करूंगी विद रेड, सो यू कैन गो थ्रू दैट. विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, ये बात हमने ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था, सर्कुलेशन में है ना, ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, यानी ह्यूमंस. ट्रांसपोर्टेशन में हमने हार्ट और ब्लड के बारे में पढ़ा था. तो जो लेफ्ट आर्टरियम था हमारा, वो रिसीव कर रहा था ब्लड लंग्स से. ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग्स से, फ्रॉम द लंग्स कौन रिसीव करता है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव करता है. जैसा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट आर्टरियम रिसीव करता है और वो क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को आगे पंप कर देता है एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट आर्टरियम, ऑप्शन ए. Proceeding to the next question. Number of nephrons in each human kidney. ठीक है, ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस का ही है और लास्ट वाला जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारा एक्सक्रीशन है. सो दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट कंसेप्ट. द आंसर इज, सबसे पहले हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं. नेफ्रॉन क्या है, हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट है. ठीक है, जैसे न्यूरॉन हमारी नर्वस सिस्टम की यूनिट है, वैसे ही हमारी नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी यूनिट है, हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी फंक्शनल यूनिट. ठीक है, तो क्या होता है, हर एक नेफ्रॉन जो है वो एक्चुअली यूरिन प्रोड्यूस करता है और हमारे यूरिन के जरिए ही हमारा वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है. ठीक है, और एक्सेसिव सब्सटेंसेस जो ब्लड में होते हैं वो भी एक्सक्रीट आउट होते हैं. तो मेनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स in each human kidney is 1 million. Option C is correct. Next, proceeding to the question number 37. The cuboidal epithelium forms the lining of, किसकी लाइनिंग फॉर्म करता है. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम पढ़े थे, सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम्स पढ़े थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की लोकेशन भी अलग अलग थी, सब अलग अलग जगहों पर पाए जा रहे थे, अलग अलग जगहों पर उनकी लोकेशन थी और वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स की लाइनिंग को फॉर्म कर रहे थे. ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली किडनी ट्यूब्यूल्स. क्योंकि हमने जब ये कंसेप्ट रीड किया था, हमने जब ये चैप्टर रीड किया था, ये चैप्टर हमारा टिश्यू में से लिया गया है ना, क्योंकि टिश्यू में ही हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था. और बेसिकली इसमें डिफरेंट आपके एग्जाम्पल्स थे क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल्स को हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को जहन में याद रखें तो उसमें किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स था. ठीक है, एग्जाम्पल्स में, लेकिन यहाँ पे डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं है, किडनी ट्यूब्यूल्स है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, किडनी ट्यूब्यूल्स. Proceeding to the next question, question number 38. The cell organelles containing their own genetic material. ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक सो मोर देन 10 टाइम्स आप लोगों को मेमोराइज कराने की कोशिश करी थी क्लास में. ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स के अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आरएनए होते हैं, अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल्स. तो किसके होते हैं हमारे, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. बेसिकली जो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था वो सेल चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स की बात हो रही थी, सेल चैप्टर में था कंसेप्ट हमारा. और उसमें जो आंसर था, उसमें जो आपके कंसेप्ट में दे रखा था वो ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर दी सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा प्लास्टिड्स का ही दूसरा नाम है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स, क्योंकि वहां पे क्लोरो
क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स थे, और तीनों ही किसके टाइप्स थे? प्लास्टिड्स के टाइप्स थे. So the correct answer of this question is option C, mitochondria and plastids. Coming to the next question, question number 39. The innermost layer of anther wall. Anther हमारा पार्ट था, पार्ट ऑफ फ्लावर था. तो अब ये पूछ रहे हैं कि सबसे अंदर वाली लेयर जो थी, इनर लेयर ऑफ एंथर वॉल, एंथर की जो सबसे अंदर वाली लेयर थी, उसकी वॉल की सबसे अंदर वाली लेयर थी, उसको क्या कहा जाता है? ठीक. सो द करेक्ट आंसर इज टेप्टम. टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल, जो कंप्लीटली सराउंडेड होती है स्पोरेंजिनस टिश्यू से. ठीक है. तो आंसर आपका ऑप्शन डी है, टेप्टम. क्वेश्चन नंबर 40. सैक्रोमाइसिस. सैक्रोमाइसिस क्या है? यीस्ट का दूसरा नाम है. ठीक है, यीस्ट को सैक्रोमाइसिस कहा जाता है. और क्वेश्चन है सैक्रोमाइसिस रिप्रोड्यूसेस बाय. अब हमें पता है यीस्ट जो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है. ठीक है. अब हमें ये याद रखना है कि वो फिजन को फॉलो करता है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या स्पोरुलेशन. सबसे पहली बात, स्पोरुलेशन इज द स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो स्पोर्स के थ्रू यीस्ट नहीं करता. फ्रेगमेंटेशन, उसकी बॉडी ब्रेक होगी फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता. फिजन हमारा अमीबा फॉलो करता है. बडिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो यीस्ट फॉलो करता है फॉर इट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि हमारा एसेक्सुअल है. यीस्ट जो है हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनेल है, जो कि रिप्रोड्यूस करता है ज्यादातर मोस्टली बाय बडिंग. तो इसमें जो बाकी ऑप्शंस है वो सही नहीं है, क्योंकि यीस्ट जो है स्पेशली हमारा मोस्टली बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. In autotrophic nutrition, the substance which is not taken up from outside. ये तो बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट सब्सटेंस है जो प्लांट्स जो है, यानी ऑटोट्रॉफिक हमारे प्लांट्स ही होते हैं, जो हमारे प्लांट्स जो है वो बाहर से नहीं लेते हैं. CO2, साफ बात है. H2O, वाटर, आउटसाइड से इनटेक करते हैं. लाइट भी एक एक्सटर्नल सोर्स है. क्लोरोफिल क्या है? वो उनका एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो इन तीनों की प्रेजेंस आउटसाइड ली जाती है, ये बाहर से ली जाते हैं तीनों ऑप्शंस, CO2, वाटर एंड लाइट, बट द क्लोरोफिल इज सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट्स इटसेल्फ. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लोरोफिल. Question number 42. Nitrogen is essential element for the synthesis of. ठीक है, ये question as far as I know, this question has been taken from the chapter mineral nutrition. और ये mineral nutrition आपका 11th क्लास में है, chapter 12. आप लोग 11th क्लास में जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसका chapter 12 है mineral nutrition. तो ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है, आई गेस, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरा कंसेप्ट यही है, मैंने जब पढ़ा था तो यही था आंसर इसका. ठीक है, क्वेश्चन यही उसी में से था. नाइट्रोजन इज एसेंशियल एनिमल, एसेंशियल एलिमेंट. तो नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट किसके सिंथेसिस के लिए है? सिंपल आंसर है, नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट अमीनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए और एटीपी के लिए होता है. लेकिन डीएनए, आरएनए, एटीपी नहीं है यहाँ पर. अमीनो एसिड इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. यहाँ पर हमारा आंसर है प्रोटीन्स. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43. ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन, यानी एरोबिक रिएक्शन है ना. एनारोबिक क्या था? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर इन यूजिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहा जा रहा है, यानी एरोबिक रिएक्शन. और ये क्वेश्चन हमारे लाइफ प्रोसेस का ही है सेम, और ये मैंने आपको मैनी टाइम्स रिपीट किया था कि, और आप लोगों से क्लास में भी पूछा था ये क्वेश्चन कि कौन सा रिएक्शन आपका साइटोप्लाज्म में होता है, कौन सा रिएक्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस करता है. तो द पायरुवेट, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया. Question number 44. Which of the following occupies the lowest level in an energy pyramid? सबसे lowest level of energy pyramid में किसकी होती है? हमने कहा था कि energy 10% करके ट्रांसफर होती चली जाती है. तो सबसे ज्यादा lowest energy जो होती है वो आपकी प्रोड्यूसर्स के पास होती है. एंड प्रोड्यूसर्स इन सारे ऑप्शंस में आपका एक ही है, दैट इज ग्रास.
सबसे लोएस्ट एनर्जी पिरामिड में आपकी प्रोड्यूसर्स के पास होती है और प्रोड्यूसर्स आपके ग्रासेस हैं यहाँ पर. So the correct answer of this question is option C, grasses. Next आते हैं question number 45. All living organisms in an area together with the living and non-living with the non-living constituents of the environment forms. ये साफ बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नॉन लिविंग के साथ एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो क्या कहलाता है. ये तो पूरी ही डेफिनेशन आपकी इकोसिस्टम की है. ठीक. So the option C is correct for this question number 45. Option C, ecosystem, is the correct answer. Proceeding to the next question. The phenotypic ratio of Mendel's monohybrid cross between pure tall and dwarf varieties in F2 generation. ये बात हमने ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्लास में. यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूछा जा रहा है रेशियो. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमारा 3:1 था और डाइहाइब्रिड का था 9:3:3:1. But question is not asking about the dihybrid cross. It is asking about the phenotypic ratio of monohybrid cross. The correct answer of this question is 3:1. Next is question number 47. Which one is considered as micronutrient? ये क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें पढ़ा था. तो वो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा एसेंशियल होते हैं दे आर कॉल्ड एज मैक्रो, और जो थोड़ा कम एसेंशियल होते हैं, लेस एसेंशियल होते हैं, वो माइक्रो में रखे जाते हैं. ठीक है. तो जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे उनका यहाँ पे पूछा ही नहीं गया है. बेसिकली हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा जा रहा है. और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, नॉट मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन पढ़े थे. 7 एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जिंक नहीं है, बोरॉन नहीं है, मैंगनीज, आयरन, कॉपर नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है. But molybdenum is there in the option B. So the correct answer of this question is molybdenum. Next question, question number 48. In classification, the kingdom Protista include. ये बात हम डाइवर्सिटी चैप्टर में बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं. जब हमने प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बुलेट जो थी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही था कि किंगडम प्रोटेस्टा इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, नॉट प्रोकैरियोट्स. It includes unicellular eukaryotes. So the correct answer of this question is option A, unicellular eukaryotes. Coming to the next question, question number 49. Which of the following is not triploblastic animal? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डाइवर्सिटी एंड जब हमने किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कई कंसेप्ट्स बताए थे. एसीलोम, सीलोम एंड सीडोसीलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, क्लोज सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड. ये सारी चीजें मैंने आपको टॉपिक एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट करने से पहले ही बताई थी, ताकि हम जब चैप्टर कवर करें तो वो चीजें अपने आप से सेल्फ क्लियर होती चली जाए. So the triploblastic animal means those animals which have 3 layers of skin of cells, 3 layers of skin cells in their body, जिनके अंदर 3 layer of cells पाए जाते हैं, उनको triploblastic कहा जाता है. और जिनके अंदर 2 layers पाई जाती है, उनको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है. सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्लेनेरिया. प्लेनेरिया क्या है हमारा? साफ बात है, प्लेनेरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक था. एस्कैरिस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था. फेसियोला हेपाटिका लिवर फ्लूक का नाम था. लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम है फेसियोला हेपाटिका. इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की बात की जा रही, इनमें से कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यूप्लेक्टेला, जो कि हमारा फ्लावर बास्केट का नाम है. फ्लावर बास्केट ये भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में. हमारा जो स्पॉन्जिला, स्पंजेस, ये सब एग्जाम्पल थे हमारी. यूप्लेक्टेला, फ्लावर बास्केट, ये सब हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में नहीं आता, बट ये तीनों हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं. तो नॉट की बात की जा रही है तो यूप्लेक्टेला हमारा
यानी फ्लावर बास्केट नहीं है हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question is option B, Euplectella. Coming to the question number 50, specify the fern, water fern, which is used as a green manure in rice field. उस वाटर फर्न के बारे में बताना है जो यूज किया जाता है एज अ ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर की तरह यूज किया जाता है। मैन्योर हमें पता है, ऑर्गेनिक मैन्योर की बात की जा रही है, किसके फील्ड के लिए? राइस फील्ड के लिए। यहाँ पर आपका आंसर है एजोला, क्योंकि सेल्विनिया, म्यूकर और एस्परगिलिस ये एग्जाम्पल्स हैं आपके दूसरे किंगडम के, लेकिन एजोला जो है आपका वो एग्जाम्पल है, वाटर फर्न है जो आपका, जो कि एज अ ग्रीन मैन्योर यूज किया जाता है राइस फील्ड में। मैन्योर क्या करता है? हमारी रिचनेस इंक्रीज कर देता है हमारी सॉइल की, ताकि हमारे अच्छे से फील्ड ग्रो कर सके, प्रोपोगेट कर सके, है ना, ग्रोथ अच्छी हो सके हमारे फील्ड्स में क्रॉप की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, एंड हो गया मैम यही, ओके टोटल 16 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ठीक है। ठीक है, बहुत मेरे ख्याल से आपने जितने क्वेश्चन कराए सारे उसी में से आ गए।